Hello, 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 hello. Hello, class. Very good afternoon to all of you. Welcome to the Officer Adda channel of Adda 24/7. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फटाफट बताएंगे मेरी आवाज़ सबको आ रही है और स्क्रीन सबको विजिबल है? My voice is audible and the screen is visible to all of you. Give me a quick reply, guys. हाँ जी, मेरी आवाज़ सबको आ रही है, स्क्रीन सबको विजिबल है। आज मॉड्यूल सी का हम लोगों को मिनी मैराथन करना है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के सामने लेके आई हूँ। सो आई होप सो माय वॉइस सम एवरीथिंग इज ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021? To regulate non-banking financial companies, to streamline and efficiently address the customer complaint, to oversee the digital transaction in the banking sector, and to manage the implementation of the Banking Ombudsman Scheme 2006. बताइए, आप सबको मालूम है ये ओम्बड्समैन स्कीम 2021 तीन स्कीम को मर्ज करके आप लोग का बना है। बैंकिंग, एनबीएफसी एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन, इन तीनों स्कीम को मर्ज करके आप लोगों का ये एक्ट बना है। तो इसका बेसिक पर्पस क्या है बताइए। हेलो संध्या मैम, सैंडी सर, सैंडी, संध्या मैम, संध्या मैम, बताइए जी। प्राइमरी पर्पस क्या है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 का? अब बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर बोलना है, ठीक है? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो भाई हम सब जानते हैं, आप लोगों का कोर्ट पूरे इंडिया में देखा जाए, एक सुप्रीम कोर्ट, 25 हाई कोर्ट और 3 से 4 हजार मात्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। कोर्ट में मैटर जाता है और 140 करोड़ की जनता है, तो भाई कोर्ट में मैटर जाएगा, तारीख पे तारीख, एडवोकेट को हायर करो। लेकिन अगर हमारे इंडिया में जो एडीआर सिस्टम है, दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, इस सिस्टम के अंतर्गत जो भी आप लोगों के एडीआर है, जस्ट लाइक ओम्बड्समैन, कंज्यूमर फोरम, लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, तो यहाँ पे जब मैटर जाता है ना, तो इजीली सॉल्व होता है और टाइम भी कम लगता है, एडवोकेट को भी हायर करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस एक्ट का बेसिक पर्पस है हमारा टू स्ट्रीमलाइन एंड एफिशिएंटली एड्रेस द कस्टमर कंप्लेंट। तो फर्स्ट का यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट का बी इज द राइट आंसर। Is that okay? That is the primary function. Now, what concept is introduced in clause 6 of the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme 2021? सबसे पहला, procedure for appointing the ombudsman and deputy ombudsman. Second, CRPC, that is Centralized Receipt and Processing Center. C is physical location of the ombudsman offices and D is customer complaint resolution process. बताइए आप लोगों के क्लॉज 6 में क्या है? अगर ये लीगल फैक्ट है, आता है तो ठीक है, वरना आंसर गलत होगा आपका। क्लॉज 6 ऑफ दिस एक्ट, व्हाट इज गिवन क्लास? बताइए, क्लॉज 6 में, इस एक्ट में क्या गिवन है आप लोगों का? What concept is introduced in clause 6 of the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme 2021? बताइए। थोड़ा सा कॉमन सेंस, संध्या मैम, यू कैन इजीली गेट द आंसर। थोड़ा सा कॉमन सेंस।
बताइए क्लास। ज्योति मैम थोड़ा सा ध्यान से, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। इस एक्ट के अंतर्गत एक ही जगह में सारे कंप्लेंट जाते हैं। चलो मैंने आपको हिंट दे दिया मैम, वो जगह चंडीगढ़ है, तो मैम उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बताइए। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट्स इट। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बताइए। What concept is introduced in clause 6 of this act? इजी है, बताइए। अगर आप लोगों ने ये एक्ट अच्छे से पढ़ा है तो हम लोगों ने सीआरपीसी नहीं पढ़ा क्या? व्हाट इज सीआरपीसी? सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर। तो ये सीआरपीसी के अंतर्गत आप लोगों का जो, जब कंप्लेंट जाता है, चंडीगढ़ इज द पर्टिकुलर प्लेस वेयर कंप्लेंट कम, प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो सीआरपीसी ही तो कहते हैं उस प्रोसेस को। सो सेकंड का बी इज द राइट आंसर। एग्जैक्टली ज्योति मैम, अब आया। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइज। व्हाट आर ऑनलाइन कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड अंडर द स्कीम at any reserve bank office, on the ombudsman official website, on the official banking portal, या on the portal that is https://cms.rbi.org.in? बताइए, what is the right answer? What are online complaints registered under the scheme at any Reserve Bank office, on the Ombudsman official website, on the official banking portal? ओके ओके यार ज्योति मैम देख लिया मैंने। शेख सर का आंसर है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ये क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस ईयर का पार्ट है। बहुत बढ़िया, द राइट आंसर इज दैट इज ऑन द पोर्टल, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, जहाँ पे कंप्लेन हम फाइल कर सकते हैं। चलो जी, व्हाट इज द राइट ऑफ अपील फॉर अ रेगुलेटेड एंटिटी? तो यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी किसको कहा गया है? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एटसेट्रा। So, right of appeal for a regulated entity regarding an award issued for non-furnishing of document information under Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme 2021. No right of appeal is allowed. The appeal must be filed within 30 days. Appeal can only be filed with the prior sanction of specific authorities, या appeal is mandatory? बताइए फोर्थ का एग्जैक्ट आंसर। हेलो सुरेश सर, हेलो कृति मैम। सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के इस एक्ट में ना, वी कैन फाइल दी अपील, अपील एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, appellant authorities एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर नॉन फर्निशिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट बाय रेगुलेटेड एंटिटी, तो बताइए हम अपील कर सकते हैं नहीं कर सकते? व्हाट? इट्स अ बी।
अच्छा, अब याद करो जल्दी से। देखो, वी कैन फाइल अपील, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जब रेगुलेटेड एंटिटी ने ये जो वर्क किया है ना, नॉन फर्निशिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, मतलब तैयार डॉक्यूमेंट्स को तैयार नहीं करना, तो एक बात बताओ, ये तो मैंने पेड क्लास में आपको लिखवाया भी है, मतलब स्लाइड में था, नो अपील इज अलाउड अगर रेगुलेटेड एंटिटी ने डॉक्यूमेंट्स को तैयार नहीं किया। नॉन फर्निशिंग का मतलब है तैयार होना, तैयार करना। नॉन फर्निशिंग तैयार नहीं करना। तो जब डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं किए तो इनके पास राइट टू अपील का अधिकार नहीं है। ये बकायदा पेड क्लास में इसको मैंने हाईलाइट भी कराया था। अदरवाइज अपील का राइट तो दोनों को है विद इन 30 डेज, लेकिन सिर्फ इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए नो राइट ऑफ अपील। समझे? बताइए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबा, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? समझे? चलो नेक्स्ट। अंडर व्हाट कंडीशन कैन द appellant authority allow an additional period of up to 30 days to file appeal? Under what condition? If the regulated entity requests an extension, if there is a valid reason, if ombudsman agree to the extension, if appeal involve a significant financial dispute. बताइए, under what condition can the appellant authority allow an additional period for up to 30 days? देखो, अपील विद इन 30 डेज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा दिन मिल सकता है, किस बेसिस पे बताइए? कितनी सी खुशी। बताइए बताइए भाई। आई थिंक बहुत सारे केसेस में हमें एक्स्ट्रा 30 दिन मिलते हैं, तो भाई एक्स्ट्रा 30 दिन कब मिलते हैं? इफ देयर इज अ वैलिड रीजन। सो फिफ्थ का बी इज द राइट आंसर। फिफ्थ का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज? क्या बेसिक पर्पस है? पहला, to regulate large scale enterprise, to provide financial support to MSME, to represent trade union globally, to address various segments connected to MSME and formulate the policy for their growth. तो बताइए, इस बोर्ड का बेसिक पर्पस क्या है? बताइए भाई, इसका एग्जैक्ट आंसर। It's a D. बहुत बढ़िया. Excellent class. To address the various segment connected to the MSME and formulate the policy for their growth. बहुत बढ़िया. Okay. Does SARFAESI Act have a retrospective application? देखो, जब कोई भी आप लोगों का एक्ट बनता है ना, सपोज ये एक्ट आप लोगों का 2024 में बना, अगर एक वर्ड यूज होता है रेट्रोस्पेक्टिव, तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पीछे के एक्ट पे
अप्लाई होना। जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी चोरी का एक्ट बना है, तो जब ये एक्ट 2024 में बना, अगर इस एक्ट को बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव, तो पीछे 2024 से पहले जितनी भी चोरियां हुई हैं ये एक्ट अप्लाई होगा। दिस इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव। अगर हमने वर्ड बोला है प्रोस्पेक्टिव, तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है व्हाट, ये एक्ट आप लोगों का आज से लागू होगा, 2024 से लागू होगा। सो बताइए, नो इट ओनली अप्लाई टू द फ्यूचर लोन एंड सिक्योरिटी। B. Yes, it apply for loan and security created prior to the act coming into operation. C. Yes, but only for the specific category of loan. Yeah, D है no, it only apply to the loan created after its enactment. What is the right answer? Seventh का. Does SARFAESI Act 2002 have a retrospective application? Excellent. The answer is B. बहुत बढ़िया. Yes, it apply for the loan and security created prior to the act coming into operation. So seventh का B is the right answer. बहुत बढ़िया. ठीक है? Next. Who is eligible to exercise the right of enforcement of security under the SARFAESI Act 2002? All creditor, only secured creditor, both secured and unsecured creditor, या creditor with a minimum amount of rupees 5 lakh. What is the right answer? बताइए. Who is eligible to exercise right of enforcement of security under the SARFAESI Act? Excellent, Vivek sir. Welcome. तो यहाँ पे क्लास किसके पास पावर है? ओनली एंड ओनली सिक्योर क्रेडिटर। तो सरफेसी एक्ट आप लोग का सिर्फ सिक्योर क्रेडिटर पे अप्लाई होता है। सिक्योर क्रेडिटर बोले तो क्रेडिटर दैट इज बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके पास सिक्योरिटी रहता है। ठीक है, चलो. What does section 17 of SARFAESI Act allow aggrieved individual to do? Apply for new loan, file a complaint with the police, apply to DRT within 45 days of the measure taken by a secure creditor, या seek intervention from the government. What is the right answer? What does section 17 of SARFAESI Act allow aggrieved individual to do? बताइए. What does section 17 of SARFAESI Act allow aggrieved individual to do? Apply for a new loan, file a complaint with police, apply to DRT within 45 days of the measure taken by secure creditor and seek intervention from the government. नाइन्थ का एग्जैक्ट आंसर बताइए. देखो, सरफेसी एक्ट में सेक्शन 17 को रिमूव कर दिया गया था, बिकॉज सेक्शन 17 क्या कहता था? सेक्शन 17 आप लोग का बेसिक चीज बोलता है, पहले इस सेक्शन को रिमूव किया गया है कि अगर कोई पर्सन डीआरटी एक्ट में अप्लाई करेगा तो उसको 75% पहले पे करना पड़ेगा, तब वो अप्लाई कर सकता है. तो इस सेक्शन को रिमूव किया गया है. ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, गुड. नेक्स्ट. व्हाट इज द financial deposit required for filing an appeal against DRT order and according to the SARFAESI Act? 25% of the claim amount, 50% of the claim amount potentially reducible to 25% on justifiable ground, 75% of the claim amount या no financial deposit is required. बताइए 10th का एग्जैक्ट आंसर.
हेलो कलीम सर, बहुत बढ़िया। तो क्लास यहाँ पे सेम चीज़ 50% रिड्यूस हुआ था, 25% भी हो सकता है, दैट्स डिपेंड अपॉन द डीआरटी, सो बी इज द राइट आंसर। गुड। ओके, बताइए एआरसी का रोल क्या होता है हमारे सरफेसी एक्ट में। सबसे पहला, इशूइंग द न्यू लोन्स टू द इंडिविजुअल, managing performing assets for a bank, buying the non-performing asset from banks and financial institution and attempting to recover the debt, या creating new asset for the bank। बताइए 11th का एग्जैक्ट आंसर। व्हाट इज द रोल ऑफ एआरसी, बताइए। एक्सीलेंट सुरेश सर। द रोल ऑफ एआरसी, एआरसी कंपनी बेसिकली आप लोग का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। इसका बेसिक वर्क है बाइंग अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट दैट इज एनपीए फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अटेम्प्टिंग टू रिकवर द डेट। दिस राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज द, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ डीआरटी। जुरिस्डिक्शन का हिंदी मतलब होता है क्षेत्राधिकार। तो कौन से मैटर डीआरटी में जाते हैं? एपेलेंट मैटर, एपेलेंट का मतलब क्या किसी लोअर कोर्ट से हम अपील करके डीआरटी जाते हैं। ओरिजिनल का मतलब फ्रेश केस डीआरटी आ सकते हैं। सी एडवाइजरी है, डीआरटी में हम एडवाइस के लिए जा सकते हैं मैटर को लेके। या डी है रिविजनल जुरिस्डिक्शन। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। ध्यान से विवेक सर, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। कृति मैम, क्या मैं बोल रही हूँ, डीआरटी की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डीआरएटी। अगेन आई एम सेइंग यू, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डीआरएटी। अब बताइए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वही है ना, गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? कलीम सर, आपने बी बोला है। देखो क्लास, एपिलेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं डीआरटी से डीआरएटी जा रही हूँ, अपील करना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ डीआरटी, तो एपेलेंट जुरिस्डिक्शन ये ओरिजिनल होगा ना भाई, डायरेक्टली मैटर जाएगा ना विवेक सर। कृति मैम, मैटर डायरेक्टली जाएगा ना। या तो कोर्ट रिफर करेगा, कोर्ट का पेंडिंग केस भी जा सकता है, जैसे ही डीआरटी स्टैब्लिश हुआ कोर्ट का मैटर चला जाएगा। तो कोर्ट अपील थोड़ी ना कर रहा है डीआरटी में, तो डीआरटी में ओरिजिनल मैटर जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो आप लोग का 12th का बी इज द राइट आंसर। बताओ पहले ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए पहले।
आया क्वेश्चन समझ में? सुरेश सर अभी तो एक्सप्लेन किया मैंने इसको। आया समझ में? डन? ठीक है, चलो नेक्स्ट। हु इज एन ऑब्लाइजर इन सरफेसी एक्ट 2022? ऑब्लाइजर कौन है? क्रेडिटर, एआरसी कंपनी, बोरोवर या डिबेंचर ट्रस्टी? हाँ बिल्कुल विवेक सर, 45 डेज में डीआरटी में बोरोवर जा सकता है। देखो मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देती हूँ डायग्राम के तहत। सरफेसी एक्ट में जो बोरोवर है विद इन 45 डेज डीआरटी में केस फाइल करेगा और डीआरएटी 30 दिन के अंदर, ठीक है। और डीआरटी एक्ट में आप लोगों का बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को केस फाइल करना है कहाँ पे? डीआरटी में। तो विद इन 3 साल का लिमिटेशन। और डीआरटी से डीआरएटी दैट इज 30 डेज। याद कर लीजिएगा इसको। ट्वेल्थ का आंसर ए भी हो सकता है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, ट्वेल्थ का ए कैसे होगा बताइए? व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ डीआरटी? बिल्कुल नहीं। अगर आप ये भी डायग्राम की सर बात कर रहे हैं ये, तो भाई डीआरटी में देखो ना, सबसे पहला ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल का मतलब स्टार्टिंग होता है डीआरटी से। तो ये कैसे हो सकता है सर बताइए? अगर सर यहाँ पे डीआर80 होता ना, तब आप अपेलेंट जुडिक्शन पे टिक मार्क कर सकते हैं। ट्वेल्थ का बी ही होगा राइट आंसर। बताइए इज दैट क्लियर और नॉट? ओके डन। चलो नेक्स्ट। या इसका तो आंसर हो गया ना, बोरोवर होता है ऑब्लाइजर, ठीक है। बोरोवर इज द ऑब्लाइजर। What is the recourse available to the securitization or reconstruction company if its registration is cancelled? File a lawsuit in Supreme Court. Prefer an appeal to the central government within 30 days. Seek arbitration with RBI या apply for a new registration with RBI? बताइए। What is the recourse available to securitization or reconstruction company if its registration is cancelled? बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। बहुत बढ़िया प्रदीप सर, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे क्लास द राइट आंसर इज प्रेफर एन अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज, यही एक उपचार है, ठीक है। चलो, क्या गिविंग नोटिस ऑफ एक्विजिशन टू द ऑब्लाइजर कंपल्सरी अंडर सरफेसी एक्ट? Yes, it is mandatory. No, it is optional. Only mandatory for individual या depend on the financial assets involved? बताइए इसका exact answer. Is giving notice of acquisition to the obliger is compulsory under SARFAESI Act? Yes, it is mandatory. No, it is optional. Only mandatory for individual या depends on the financial assets involved? What is the right answer? So यहाँ पे क्लास
द राइट आंसर विल बी नो, इट इज ऑप्शनल. मैंडेटरी नहीं है आप लोग का. 15 का नहीं सर, इट इज नॉट मैंडेटरी. कलीम सर, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल. देखो, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स है ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पेड क्लास को जितना हो सके रिवाइज करिए. ठीक है, पेड क्लास, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. और यूट्यूब सेशन के 2 सीरीज, पहला सीरीज प्रतिज्ञा सीरीज था, देखिए. और दूसरा सीरीज आप लोगों का केस स्टडी सीरीज है. दोनों सीरीज को अच्छे से देखिए, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, which court initially declared the act as unconstitutional, void and hit by article 14 of the constitution under DRT act? बताइए. DRT act 1993. बताइए, which court? सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? शाबाश. द राइट आंसर इज इट्स अ दिल्ली हाई कोर्ट. बहुत बढ़िया. चलो जी, अब करते हैं हम लोग पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन. पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में 2 तो आने ही आने हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पैराग्राफ. दैट इज गुड वन पैराग्राफ. अच्छे से सुनिएगा. ठीक है, एक मिनट, इसको जरा फोटो को अपनी यहाँ साइड रख दो. ठीक है, चलो ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ेंगे. क्या पैराग्राफ दिया है? सबसे पहले यहाँ पे गिवन है कंज्यूमर का डेफिनेशन. देखो क्लास, कंज्यूमर आर द पीपल हु बाय और यूज द गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स का मतलब जो मूवेबल चीज होती है, सर्विसेज जो हम अवेल करते हैं. कंज्यूमर हैव राइट टू फाइल कंप्लेंट फॉर एनी ऑफ द सर्विसेज एंड गुड यूज्ड अंडर दिस एक्ट, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. कंज्यूमर, तो क्लास यहाँ पे ना कंज्यूमर का डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है. सबसे पहला आप लोगों का है डेफिनेशन में, पर्सन बाइंग एंड यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. क्या है? कंज्यूमर बोले तो पर्सन जो कि गुड्स को खरीदता है, सर्विसेज को यूज करता है. सो कंज्यूमर इंक्लूड्स any person who buy goods and services as well as anyone who uses them. Is that okay? Example, a person who watches a movie after buying a ticket is consumer. Similarly, a person who uses a gift voucher gifted from someone else is also consumer. तो क्लास यहाँ पे आप लोगों का 2 डेफिनेशन गिवन है जो कि कंज्यूमर का डेफिनेशन बोल रहा है. एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंज्यूमर का डेफिनेशन. दूसरे डेफिनेशन में है, पर्सन यूजिंग द गुड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस. मतलब जो भी पर्सन गुड्स खरीदता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं. तो यहाँ पे क्लास, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ डज नॉट अप्लाई टू पीपल who use goods and services for the commercial purpose. तो जो बंदे कमर्शियल पर्पस मतलब जो बिजनेस पर्पस से गुड्स सर्विस को खरीदेंगे वो कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे. However, there are some exception to this. exception क्या है? जैसे people who uses the goods for self employment are considered as consumer. Example, artist who buy art supply for their work. और ब्यूटिशियन जो प्रोडक्ट को बाय करती है, तो जब ब्यूटिशियन हमें सर्विसेज देती है तो भाई हम कस्टमर हुए, हम उस पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगर हमें सर्विसेज ढंग की नहीं मिली. लेकिन ब्यूटिशियन जब प्रोडक्ट को परचेज करती है ना, तो ब्यूटिशियन हमारी क्या बन जाती है? कंज्यूमर बन जाती है. दैट्स इट. बताइए, इस पैराग्राफ में किसी को कोई डाउट यहाँ पे? इस पैराग्राफ में किसी को कोई डाउट यहाँ पे? जल्दी बताइए, अभी पैराग्राफ खत्म नहीं हुआ है.
बताइए भाई इसका एग्जैक्ट आंसर। हाँ जी क्लास, कोई डाउट किसी को? ठीक है कलीम सर, बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी नेक्स्ट है, person using the online facility. A consumer also include any person who buy and hire goods and services online. तो जो ऑनलाइन शॉपिंग भी यूज करता है तो वो भी आपका कंज्यूमर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ऑर्डर फ्रॉम ऑनलाइन क्लोथ वेबसाइट यू आर कंज्यूमर, बिल्कुल। और चौथा है आप लोग का, पीपल फेसिंग इशू रिलेटेड टू फूड। Consumer also include the people who may facing issues related to the food items such as adulteration, अगर चीज़ें खरीदते हैं उसमें मिलावट है, पुअर क्वालिटी है, लैक ऑफ सर्विसेज है, यू आर कंज्यूमर। फॉर इंस्टेंट, issue related to food can cover problem across the wide range of products starting from the water that goes into the production of item like juice as well as sale of animal like chicken mutton. They are expressly intended for the human consumption. तो क्लास ये हमारा क्या है, कंज्यूमर का आप लोगों का डेफिनेशन है। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर इसके करना, ठीक है। आई होप सो दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, क्लाइंट लियोनी मैरिकॉन लिमिटेड एक फैक्ट्री है जो कि बाइसिकल मैन्युफैक्चर करती है। फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, कंपनी अपने डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड के लिए एक लैपटॉप परचेज किया है। एक ही मंथ में लैपटॉप खराब हुआ, उसका मदरबोर्ड फेल हो गया। वारंटी के बावजूद पेसर कंपनी फेल टू रिप्लेस द मदरबोर्ड। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों का सही है? परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम डू नॉट फॉल इन द कंज्यूमर लॉ। दिस factory is a consumer since it has bought a good for a price. This particular factory is not a consumer since it has purchased the laptop for commercial purpose, and a company is not a person so cannot be the consumer. इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए क्या होगा? हाँ जी क्लास, इसको बताइए क्या है ये आप लोगों का, क्या ये कंपनी जो कि लैपटॉप को परचेज किया है फॉर द डॉक्यूमेंटेशन एंड द रिकॉर्ड कीपिंग? ध्यान से, कंपनी है, कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग बाइसाइकिल की है, लैपटॉप परचेज किया है फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड द रिकॉर्ड कीपिंग। एक्सलेंट कलीम सर, बहुत बढ़िया, शानदार सर। So guys, this is not a consumer because it has purchased the laptop for the commercial purpose. इन्होंने commercial purpose के लिए ये laptop क्या किया है, purchase किया था। So that's why this is the first का C is the right answer. Excellent sir, बहुत बढ़िया, ठीक है, good. Next, सीता दास freelance journalist है। She writes column and news report for the various newspaper and the news portal and is paid on the basis of each column and report. For the purpose of her writing work, she purchased a Pacer laptop. However, within the month of purchase, the laptop crashed
There was a motherboard failure. So which of the following statement is correct? पहला, since she is using the laptop for the purpose of writing page column and news report, so Sita Das एक consumer नहीं है. Second, purchase of good does not fall within the preview of consumer protection law. C, since she is using the laptop for the purpose of earning her livelihood, she will be the consumer. या D है आप लोगों का none of the above. बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर. हेलो अजय सर. देखिए पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में ना सिंपल पैराग्राफ देखना है, समझना है और हमें आंसर देना है. तो बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर. सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कलीम सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट समझ गए ना. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो अ कंज्यूमर. मैंने आपको हिंट दिया है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो अ कंज्यूमर. आप बताइए. एग्जैक्टली कृति मैम, बहुत बढ़िया क्लास. Since she is using the laptop for the purpose of earning livelihood, self employment, so that's why she's a consumer. Excellent. थोड़ा सा सोच के, ठीक है. चलो. It's a Kalpavruksha charitable trust run a hospital. एक hospital चलाता है trust ये. The hospital charges a fee from patient. The fee is 30% less than the commercial rate for all services and medical devices sold to the patient. The hospital purchased a pacemaker from St. Rude, a globally reputed manufacturer of pacemaker, to be resold and used by the patient. So which of the following statement is correct? The hospital is a charitable hospital, therefore it is a consumer with respect to the pacemaker purchased from St. Rude. The hospital resale the pacemaker to patient, therefore cannot be considered as a consumer. The hospital resale the pacemaker at a discounted rate, therefore it can be considered as consumer with respect to pacemaker purchased from St. Rude. या D, sale of medical devices is not covered by consumer protection law. बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर. ध्यान से सर. Fees is 30% less. The hospital purchased pacemaker from this to be resold. Sir, बेच रहा है सामान and used by patient. तो सामान बेच रहा है, हम कंज्यूमर हैं. जल्दी बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर. बहुत बढ़िया भाई, रीसेल कर रहा है. तो विवेक सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट.
सेकंड। विवेक सर यू आर राइट यार। थोड़ा सा मैंने आपको वो बोला तो आप लोगों ने आंसर गलत कर दिया। विवेक सर गुड। हॉस्पिटल रीसेल द पेस मेकर। तो भाई रीसेल करना आप कंज्यूमर नहीं है। एक्सीलेंट विवेक सर। देख लो कितने इजी आंसर्स हैं आप लोगों के, लेकिन स्टिल यू आर गिविंग द रॉन्ग वन। वाई 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 वाई। हाँ चलिए नेक्स्ट। फिटजिट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि फिजियोथेरेपी और अनदर एंसिलरी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अमित घोष बुक्ड अ फिजियोथेरेपिस्ट ऑन द फिटजिट फॉर 3 months for paying an amount of rupees 25,000. Fitsit guaranteed the ability of qualified physiotherapists for the duration. However, this company failed to provide a qualified physiotherapist, and the person who were sent for the first two visit had no training and certification in the field. Amit Ghosh seek to proceed against Fitbit under consumer protection law. So which of the following statement can be correctly inferred? Since online services are not covered by consumer protection law, Amit Ghosh cannot be considered consumer. Since services are not covered by this act, so Amit Ghosh cannot be considered consumer. Since online services are covered by this law, so Amit Ghosh can be considered as consumer. Yeah, since Amit medical services are not covered by this law, Amit Ghosh cannot be considered as a consumer. बताइए इसका exact answer. बहुत बढ़िया मैम. The right answer is since online services also covered by this, so it is considered consumer. बहुत बढ़िया. Jitesh Shah purchased a Breathe Easy, a company selling the respiratory device nebulizer for his son Jignesh. ठीक है. Nebulizer was defective and led to the severe respiratory distress for Jignesh. Jignesh is considering filing a complaint against Breathe Easy under this act. So which of the following statement is correctly inferred? Since Jignesh Shah did not purchase the device from Breathe Easy, he cannot be considered a consumer with respect to Breathe Easy. Since Jignesh Shah is a user of device, so he cannot consider a consumer. Sale of medical devices is not covered by consumer protection law. Yeah, none of the above. बहुत बढ़िया. कृति and Vivek sir, superb. Jignesh is a user, he can be considered as a consumer. बहुत बढ़िया. Excellent class. So I hope so आप लोगों को क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे. So आप लोगों के लिए एक होमवर्क है और ये होमवर्क पैराग्राफ को पढ़ना है और आंसर्स मैं कमेंट बॉक्स पे आंसर्स को चेक करूंगी. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज इसको अच्छे से पढ़ के मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिएगा. ये भी आप लोगों का जो क्वेश्चन है दो एक्ट को मिला के है. सबसे पहला एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल और दूसरा आप लोग का रेरा है. रेरा दैट इज बेसिकली द रेगुलेशन एंड दिस रियल स्टेट वाला एक्ट है. ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा और आपके क्वेश्चंस यहाँ पे 4 हैं. चारों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे चाहिए. तो आप में से जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं आंसर का मैं वेट करूंगी. मैं लाइक करूंगी मतलब निकिता मैम ने आंसर को चेक कर लिया. ये पैराग्राफ पढ़ के अच्छे से मुझे करेंगे. मैं देखूं तो आप लोग को पैराग्राफ करना आ रहा है कि नहीं आ रहा. सो जितने भी यहाँ पे बंदे हैं क्रैश कोर्स मेरा 11 नवंबर से शुरू हो रहा है. डू नॉट फॉरगेट 11 नवंबर. ठीक है, चलो टिल देन बाय बाय.
और जल्दी से ये क्रैश कोर्स का बैच भी ले सकते हैं फॉर द क्विक रिविजन क्लास। थैंक यू सो मच।